नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, जहां पर अगले 1 घंटे हम बात करने वाले हैं आपके पोर्टफोलियो की और आपके जेब से जुड़ी हर बात की बात हम इस शो में करते हैं। आज भी बेहद खास शो लेकर आए हैं, खासतौर से इक्विटी बाजार में जो उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, ऐसे में फिक्स्ड इनकम को लेकर आपकी रणनीति किस ओर होनी चाहिए, इस पर हमारे शो का फोकस रहेगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत खास बातें हैं और आपके लिए खास निवेश की सीख है। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। इक्विटी में जोखिम, फिक्स्ड इनकम में कहाँ है अब कमाई? अगर शेयर बाजार का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं तो कहाँ पर निवेश करें? और साथ ही जो लोग जोखिम नहीं ले सकते हैं उनके लिए डेट में क्या है फायदेमंद, बताएंगे आपको आगे। और बाजार की गिरावट में नए निवेशक आखिर क्या कर सकते हैं? इक्विटी निवेशकों को किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए और रिस्क कम करने के लिए कहां पर आपको दांव लगाना चाहिए? क्या लार्ज कैप अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा आपको डालने चाहिए? पोर्टफोलियो में बैलेंस मेंटेन अगर करना हो तो वो कैसे करें? और इस शो में हम आपके सवालों के जवाब भी देते हैं, आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं। अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने सवाल बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को व्हाट्सएप कर दीजिए। 9619873567 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। जब इस साल की शुरुआत हुई थी तो हमने तमाम सभी अपने एक्सपर्ट से पूछा था कि इस साल बाजार से आपको क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। सभी ने कहा था कि 2 से 3 साल में आपने जितने भी रिटर्न देखे हैं वो रिटर्न आपको नहीं आते हुए दिखाई देंगे, लिहाजा अपनी उम्मीदों में कुछ कमी कर लीजिए। और आज हम जो बातचीत करने वाले हैं वो इक्विटी बाजार पे नहीं बल्कि फिक्स्ड इनकम या डेट मार्केट में आपको क्या रुख अपनाना चाहिए। अब क्योंकि आप इक्विटी में उतार चढ़ाव देख रहे हैं और ऐसे में अगर आपने पिछले 2-3 सालों में मुनाफा कमा के रखा हुआ है और इस मुनाफे को बांध कर अगर आप कुछ समय के लिए कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिक्स्ड इनकम की रणनीति यहाँ पर क्या होनी चाहिए। तमाम सेंट्रल बैंक हम देख रहे हैं एक रेट कट की ओर बढ़ रहे हैं, यूएस हो, यूरोपियन बाजार हो, यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो या हमारे आरबीआई की हम बात कर लें। लेकिन अब ये जो रेट कट है इससे आपको कितना फायदा होगा और ये रेट कट आने वाले समय में भी क्या सेंट्रल बैंक को स्थिति में रहेंगे आपको देने में, इन सब मामलों पे हम बातचीत करेंगे। बतौर निवेशक, भले ही आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं, लेकिन इस तरह के रेट कट्स का और इस तरह से जो हम टैरिफ एक ट्रेड वॉर देख रहे हैं होती हुई, आपको क्या सीख लेनी चाहिए ये हम सिखाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पोर्टफोलियो में आप तुरंत प्रभाव से कोई रणनीति अपना लें या कोई बदलाव कर लें, लेकिन क्या बदलाव करने की स्थिति आ गई है आपके पोर्टफोलियो में, ये आप जान पाए, समझ पाए। हमारा मकसद यही होने वाला है इस चर्चा से। मेरे साथ जुड़ गए हैं महेंद्र कुमार जाजू, CIO फिक्स्ड इनकम मिरा एसेट म्यूचुअल फंड। और महेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। तो जैसे कि मैं दर्शकों को बोल रही थी कि बहुत जरूरी है समझना कि इक्विटी बाजार का उथल पुथल तो उसकी फितरत ही है, लेकिन अब जो रेट कट हम होता हुआ देख रहे हैं उससे फिक्स्ड इनकम में कितने मौके बनते हैं और इतना उतार चढ़ाव अगर आप ऐसे निवेशक हो जो झेल नहीं पा रहा है फिलहाल, तो लंबी अवधि की रणनीति बनाने के लिए कहां कैसे पैसे लगाए जा सकते हैं। लेकिन पहले समझ लेते हैं डेट मार्केट या फिक्स्ड इनकम का बाजार किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, रेट कट्स को ध्यान में रखते हुए और तमाम टैरिफ वॉर्स को ध्यान में रखते हुए। देखिए कविता जी, एक चीज तो बहुत क्लियर दिख रही है कि इंटरेस्ट रेट अभी नीचे ही जाने वाले हैं और जिस तरह का माहौल बन रहा है ग्लोबली और डोमेस्टिकली, मुझे तो आशा है कि आरबीआई अभी और भी रेट कट करेगा। हमने लास्ट करीब 2 महीनों में देखा कि आरबीआई ने पहले तो रेट कट किया, जो एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट पिछली पॉलिसी में हुआ, जो कि मार्केट में ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और दूसरा, आरबीआई ने ताबड़तोड़ लिक्विडिटी इंजेक्शन मेजर लिए हैं। तो आरबीआई ने सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड खरीदे हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन किया है, सीआरआर कट किया है और उसके बाद वो डेली रेपो कर रहे हैं। तो आरबीआई एक तरह से बोले तो मतलब एक काफी तेज गति से बाजार में फिक्स्ड इनकम के माहौल को सुधारने की चेष्टा कर रहे हैं, ताकि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है जो थोड़ी स्लो डाउन हो गई थी
सितंबर क्वार्टर में 5.4% का ग्रोथ था। दिसंबर क्वार्टर में ग्रोथ बढ़कर कुछ इम्प्रूव हुई 6.2%, लेकिन अभी भी इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए काफी सपोर्ट की जरूरत है और इसलिए आरबीआई को काफी एग्रेसिव मेजर्स ले रहा है उस चीज को एड्रेस करने के लिए। ग्लोबली फेड ने ऑलरेडी रेट कट किए हैं। अभी काफी डिस्कशन चल रहा है कि फेड शायद आगे रेट ना काटे या काटे। इन्फ्लेशन को लेके कई तरह की शंकाएं हैं, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि जो मिस्टर ट्रम्प के इलेक्शन के बाद जैसा माहौल बन रहा है उसमें दो चीजें बहुत साफ उभर कर नजर आ रही है। पहली चीज जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, जिसकी एक कंसर्न हमेशा सेंट्रल बैंक्स को बनी रहती थी, उसमें काफी सुधार हुआ है और सुधार होने की आशा है। तो ट्रम्प साहब का एक बहुत क्लियर इलेक्शन कैंपेन एजेंडा था कि जो वॉर चल रहे हैं दुनिया में उसको उन्हें बंद करना है। तो हमने ऑलरेडी देखा कि इसराइल हमास फ्रंट पे काफी सुधार हो गया है। रशिया यूक्रेन को लेके काफी न्यूज हेडलाइन में है और जिस तरफ वो बढ़ रहे हैं उससे लग रहा है कि आगे पीछे एक कहीं ना कहीं सीज फायर है, उसके बाद निगोशिएटेड सेटलमेंट होने की आशा बढ़ रही है। और जहां तक चाइना ताइवान का सवाल है, वहां पर अभी थोड़ी सी एक हवा है, लेकिन ओवरऑल वहां पर ऐसा कुछ इमीडिएट एक्शन दिख नहीं रहा है। सो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। डॉज का जो उन्होंने फॉर्मेशन किया है वहां पर काफी डिस्ट्रप्टिव एक्शन हो रहे हैं। लोगों को फायर करने की बात चल रही है, लोगों को नोटिस दिया जा रहा है कि आपने क्या काम किया ये बताइए। ये सब जो चीजें उसके अंडरलाइन एक मैसेज जो है वो गवर्नमेंट की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है उसको सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करना है। और यदि सपोज कीजिए वॉर खत्म हो जाते हैं या सबसाइड हो जाते हैं और यूएस एड एजेंसीज वगैरह की जो न्यूज आ रही है वो वहां पर यदि कुछ भी इम्प्रूवमेंट होता है तो बाकी तरह से वो अच्छा है बुरा है या उसका क्या इम्पैक्ट पॉलिटिक्स पे होगा मैं उस पर नहीं जाता हूँ। सिंपल एंड स्ट्रेट वो फिजिकल डेफिसिट जो है वो यूएस गवर्नमेंट की इंप्रूव होगी। और अपने लास्ट कमेंट्स में ट्रम्प साहब ने बोला कि वो चाहते हैं कि फिजिकल डेफिसिट यूएस का जीरो हो जाए। ना जीरो होगा कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट उनका जो डायरेक्शन है, उनका जो प्रोसेस है उसमें वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टैरिफ के कारण जो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिसेशनरी एनवायरनमेंट की कंसर्न रहेगी, क्योंकि यदि कॉस्ट इंक्रीज होता है तो कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा तो रिसेशन की तरफ इकोनॉमी बढ़ेगी। ऑलरेडी किसी एक रीजनल सेंट्रल बैंक की फोरकास्ट है कि करंट क्वार्टर की जीडीपी भी शायद नेगेटिव आ जाए। तो काफी तरह की चर्चाएं हर तरफ है, लेकिन आप उसको यदि समराइज करके देखें तो तीन चीजें बहुत क्लियरली समझ में आती है। एक, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत बेहतर इम्प्रूवमेंट, फिजिकल डेफिसिट और फिजिकल कंसोलिडेशन की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है ऑन अ नेट बेसिस। कुछ कदम हो सकते हैं जैसे टैक्स कट, उसमें शायद नेगेटिव इम्पैक्ट हो, बट ओवरऑल एफर्ट इज टू आपको फिजिकल डेफिसिट को कम करना है। और तीसरा, जो टैरिफ्स है वो रिसेशन की तरफ इकोनॉमी को खींचेंगे, क्योंकि न मेन चीज है बिल्कुल, और वही एक ऐसा बहुत बड़ा पॉइंट है जो शायद उनकी इकोनॉमी को भी डिरेल कर सकता है। अच्छा, हमारे घरेलू फ्रंट पे हम क्या स्थिति में है कि बहुत जल्द या अगली ही पॉलिसी में हम एक और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट देख लें? अगर 25 नहीं तो कम से कम 15, क्या ये मुमकिन है? रेट कट तो होना ही है, क्योंकि देखिए हमारी इकोनॉमी अभी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है। तो इस क्वार्टर में हमने शायद 6.2% ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट देखा, लेकिन देखिए जो हमारा बजट था लास्ट 2-3 साल में, हमारे बजट में जो फिजिकल डेफिसिट थी गवर्नमेंट की वो 6.5 से घटकर करीब 4.5% पे नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट को ले जाने का टारगेट है। तो हमारी जो फिजिकल पॉलिसी है वो अभी कॉन्ट्रैक्शनरी है। और एक तरफ नॉट ओनली की स्टिमुलस नहीं इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए, वो कॉन्ट्रैक्शनरी है। और दूसरी तरफ हमारा जो कैपेक्स है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। हालांकि एट एब्सोल्यूट नंबर कैपेक्स फिर भी सिमिलर रहता है, लेकिन जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है कैपेक्स का वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है कि रोड और पोर्ट्स पे और रेलवेज पे आपने लास्ट 10 साल में इतना काम किया, तो उसके बाद अब इंक्रीमेंटली वहां से जो मार्जिनल मल्टीप्लायर आ रहा है, जो 1 रुपया खर्च करते हैं तो जीडीपी कितना ग्रोथ होती है, वो स्लो डाउन हो रहा है। जो नए नए
इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किए, जैसे कि 100 डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एक्सेट्रा, वो सब थोड़ा टाइम लेंगे। तो अभी के लिए कंजम्पशन बूस्ट की आप बात करें कि आपने 12 लाख रुपए की जिसकी इनकम उसको आपने टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया, लेकिन यदि आपकी इनकम 12 लाख 100 रुपया भी है तो आपको कुछ एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सो जो कंज्यूमिंग सेगमेंट ऑफ द टैक्स पेयर है, जो 25 से 50 लाख वाला है, वहां तो कुछ रिबेट मिला नहीं, उल्टा पुराने केसेस खुले जा रहे हैं। तो उनके दिमाग पे एक सोच रहती है कि भाई इस साल में मुझे तो कुछ टैक्स रिलीफ है नहीं, और मेरे पिछले साल के टैक्स रिटर्न्स भी अपडेट करना है या उसको मुझे रीओपन हो सकता है। तो कंजम्पशन में भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट बूस्ट एटलीस्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स रिबेट पर्सपेक्टिव से मिलेगा। तो जहां पर इकोनॉमी को जी सेम जी दर पे आने के लिए आरबीआई को इमरजेंट एक्शन लेना पड़ेगा, तो मुझे लगता है बिल्कुल। कि रेट हाँ, आनी चाहिए। अब ये बताइएगा बॉन्ड यील्ड्स की फिलहाल क्या स्थिति है, और अब तमाम समीकरणों को देखते हुए क्या हमें संकेत मिल रहे हैं, ये इसीलिए भी जानना चाहेंगे क्योंकि अगर कोई रणनीति बनानी हो तो हम वो रणनीति पर भी चर्चा कर सके सर। देखिए, अभी आरबीआई ने जब से रेट कट किया है उसके बाद एक्चुअली में मार्केट में यील्ड्स थोड़े से ऊपर ही गए हैं, बिकॉज लिक्विडिटी सिचुएशन हमारा बहुत टाइट है और बैंक्स की सप्लाई काफी ज्यादा है। मार्केट को थोड़ा कन्विक्शन चाहिए कि आरबीआई अगला रेट कट करेगा। तो हमने यूएस में भी देखा कि फेड ने जैसे ही रेट काटा उसके बाद यील्ड्स काफी ऊपर चले गए, क्योंकि मार्केट को ट्रम्प का एक अनसर्टेनिटी आ गई एटसेट्रा। बट उसके बाद हमने देखा कि वापस घूम के 10 ईयर यील्ड यूएस में भी वापस नीचे आ गई। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर लॉन्ग एंड में मार्केट ने ऑलरेडी काफी हद तक रेट कट प्राइस कर रखा था, तो वहां पे बहुत ज्यादा एक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी गुंजाइश है। तो 6.40 तक भी 10 ईयर जा सकती है। और जो मिड शॉर्ट एंड ऑफ द कर्व है वहां पर क्लियरली लिक्विडिटी नॉर्मलाइज होगी तो कॉर्पोरेट बॉन्ड नीचे आएंगे। सो फिक्स्ड इनकम में आप एक तो डायरेक्शन बहुत क्लियर है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कहाँ इन्वेस्ट करें, वेदर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, वो एक इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल है। मुझे लगता है कि हर सेगमेंट में थोड़ा थोड़ा अभी भी अपॉर्चुनिटी है, एंड इट इज नॉट टू लेट अभी भी कि आप फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करो। इट्स ए ट्राइंग कॉल राइट नाउ कि आप फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करें। अच्छा, एक डाइवर्सिफिकेशन पर्पस के लिए तो सर यही बात होती है कि आपको डेट में भी निवेश करना चाहिए, और अब तो मेरे ख्याल से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जैसे हैं वो भी आपको एक मौका देते हैं कि इक्विटी और डेट में आप एक बैलेंस्ड अप्रोच लें, और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो फंड के जरिए, फंड मैनेजर के जरिए आप करवा सकते हैं। मुझे आप बताइएगा इस वक्त अगर किसी को डेट में लॉक इन करना हो या डेट म्यूचुअल फंड्स को लॉक इन करना हो या फिक्स डिपॉजिट ही करना हो तो कितना पैसा और क्या रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि हम दोनों ही बाजारों को कंपेयर नहीं कर सकते। इक्विटी की अपनी एक अहमियत होती है आपके पोर्टफोलियो में निवेश करने की, और डेट आपको स्टेबिलिटी देता है अपने पोर्टफोलियो में, जो लोग खासतौर से जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन एक रणनीति के हिसाब से अगर दोनों ही एसेट क्लासेस को फिलहाल इस्तेमाल करना हो तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? अगेन ये काफी केस स्पेसिफिक है, हर किसी के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, हर किसी की निवेश अवधि पर डिपेंड करता है, रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है, लेकिन एक थंब रूल क्या अपनाया जा सकता है खासतौर से उतार चढ़ाव को भी देखते हुए? देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने खुद ही बोला कि बिटवीन डिफरेंट एसेट क्लासेस, चाहे वो डेट हो, इक्विटी हो या रियल एस्टेट, वो तो रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर का जो एडवाइजर है वो बता सकता है। बट जो भी एलोकेशन डेट में होगा उसमें मेरा ख्याल है कि अभी 75% आपको लो ड्यूरेशन कैटेगरी, शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी, जो 1 to 3 ईयर ड्यूरेशन वाले फंड है वहां लगाना चाहिए, और 25% लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में लगाना चाहिए। बिकॉज दोनों सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी है। एक तरफ थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा है, एक तरफ क्लियरली वहां पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस फॉर अ स्टैंडर्ड रेगुलर टेम्पलेटेड इन्वेस्टर, 75% इन लो ड्यूरेशन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन एंड 25% इन लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। जहां तक डिफरेंट एसेट क्लासेस में एलोकेशन का सवाल है, जैसा मैंने बोला कि ये एक वेल्थ एडवाइजर या उस तरह के प्रोफाइल का काम है। बट जो अभी मार्केट इन्वायरमेंट है उसमें मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डिफेंसिव साइड में रखना चाहिए। अब वो उसका डिफेंसिव इंटरप्रिटेशन किस इन्वेस्टर के लिए कैसा होता है वो उनके वेल्थ एडवाइजर बता सकते हैं। अब ये बताइएगा पूरे रेट कट के समीकरण को देखते हुए तो डेट म्यूचुअल फंड्स आपके लिए काफी काम के होंगे?
बिल्कुल कविता जी, पिछले 1 साल से हम जब भी बात हुई है, मैंने हमेशा बोला है कि इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम, और वो रेट कट्स हो भी रहे हैं और आगे भी रेट कट होंगे। तो यहाँ पर तो एकदम बहुत क्लियर रास्ता है। फिक्स्ड इनकम अभी बहुत पर्सनली मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लगता है और रेट कट्स होंगे, आरबीआई और लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा, और जो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट है वो भी अभी इम्प्रूव होगा। इन्फ्लेशन अब 4% से 4.5% के आसपास अगले 6 महीने रहने की उम्मीद है, और तब तक हमारा एग्रीकल्चर में भी थोड़ा सा सप्लाई साइड पे और मेजर्स होंगे, और उसके बाद यदि मानसून अच्छा होता है और तो इन्फ्लेशन नीचे बना रहेगा। सो आई थिंक अभी फिक्स्ड इनकम के लिए अभी भी काफी अपॉर्चुनिटी है। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि डेट मार्केट में आपको यदि इन्वेस्ट करना है तो डेट म्यूचुअल फंड्स जो है वो बेस्ट ऑप्शन है अमंगस्ट एनी अदर प्रोडक्ट। काफी लोगों को लगता है कि डेट म्यूचुअल फंड से जब से टैक्स बेनिफिट विड्रॉ कर लिया गया है तो डेट फंड में उतना अट्रैक्शन नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो डेट फंड अब है विदाउट टैक्स बेनिफिट वो सबके साथ पार पे है। तो आपको जब टैक्स बेनिफिट मिलता था तो सुपर बोनस था, वो अब नहीं है। लेकिन आज के डेट में भी मेरा पर्सनल ख्याल है कि डेट म्यूचुअल फंड आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं इन टर्म्स ऑफ चॉइस, चाहे वो रिस्क प्रोफाइल की हो, चाहे ड्यूरेशन की हो, या रिडम्पशन की हो। तो डेट म्यूचुअल फंड अभी भी अच्छा प्रोडक्ट है। ये ज़रूर है कि डेट म्यूचुअल फंड है वो उनकी थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप मार्केट रिलेटेड रिटर्न दे रहे हो, तो मार्केट रिलेटेड वोलेटिलिटी भी होगी। तो चॉइस फॉर इन्वेस्टर इज़ रियली बिटवीन स्टैंडर्ड अक्रूड रिटर्न, जहाँ पर रिटर्न कम होगा लेकिन वोलेटिलिटी भी कम होगी, या डेट म्यूचुअल फंड जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा आती है लेकिन वोलेटिलिटी थोड़ी आपको एब्जॉर्ब करनी होगी। चलिए, तमाम बातें समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिक्स्ड इनकम में फिलहाल रणनीति के लिहाज से आपने सलाह दी दर्शकों को और समझाया कि इसकी अनिवार्यता अभी और क्यों है, खासतौर से डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने के मौके क्यों फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले बेहतर हैं। धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए सर। थैंक यू। और हम